हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है एक नया क्वेश्चन जिसमें कि भारत का विस्तार, स्थिति व भौगोलिक विशेषताएं पढ़ेंगे। साइज़, लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन किया था वैसे ही ये क्वेश्चन है। इसमें हम ये हमारा सोशल साइंस के अंतर्गत ही आता है ये क्वेश्चन। तो हम इसमें देखेंगे कि इसका विश्लेषण करके दिखाना है कि हम बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं उसको, इस टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले हम विषय वस्तु का विश्लेषण करेंगे। इसमें शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में आएगा हमारा पेडागोजिकल एनालिसिस। तो पेडागोजिकल एनालिसिस में बता रखा है कि भाई इसमें क्या होता है। सामाजिक शिक्षा में एक ये उप विषय है भौगोलिक ज्योग्राफी से रिलेटेड, कि भारत की भौगोलिक स्थिति वगैरह के बारे में बच्चों को ज्ञान देना है। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने मेन बताया है, क्योंकि आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है। और ज्योग्राफी भी हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं वातावरण में, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और बच्चों को ये ज़रूरी हो जाता है कि उनको इस चीज़ की जानकारी हो, जहाँ पे रह रहे हैं उसका वातावरण को अगर उनको पता ही नहीं होगा तो अपने इन्वायरमेंट को बचाएंगे कैसे। शुरू करते हैं। उसके बाद आता है इसके विषय वस्तु का विश्लेषण कैसे करेंगे। इसमें क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, कंटेंट क्या पढ़ा रहेगा इसमें। तो इसमें कंटेंट रहेगा जैसे कि बच्चों को भारत के जो उसमें विभिन्नता पाई जाती हैं, द्वीप हैं, कहीं समुद्र हैं, ये जो विभिन्नताएं, धरातलीय विभिन्नता पाई जाती हैं, वो किस रीज़न की वजह से पाई जाती हैं। तो बच्चों को जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएं तो इन चीज़ों को उनका ज्ञान दिया जाए कि हमारे यहाँ पे विभिन्नता क्यों पाई जाती है, वो हम बच्चों को बताएं। उसके बाद आता है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों के बारे में बताएं, कि जो उत्तर की साइड में जो हमारे प्रदेश हैं उनके बारे में, पूर्वी प्रदेश के बारे में बता दें, जो उनके गुण हैं उनके बारे में बता दें, वहाँ पे क्या अच्छी चीज़ होती है, वहाँ पे क्या नहीं होता है, और वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे मतलब कि हर एक चीज़, वहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं या नहीं है, वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, उनके बारे में बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। और आजकल के तो एग्ज़ाम में भी आते हैं ये क्वेश्चंस, कौन सी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है और कहाँ पे वो एंड होती है। तो ये सब कुछ जो है ये आजकल के क्वेश्चंस में भी आता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब बच्चों को जब तक इसकी नॉलेज नहीं होगी वो अपने वातावरण से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो उनको एक इंटरेस्ट के साथ ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा, उनको अच्छे तरीके से उनको जानकारी हो जाती है। उसके बाद इसी में हम उसको क्या क्या पढ़ा सकते हैं, दक्षिण का पठार पढ़ा सकते हैं, जो दक्षिण में पठार हैं बहुत सारे वो पढ़ा सकते हैं। फिर आता है द्वीप समूह, उनको बता सकते हैं कौन कौन से द्वीप हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि हिमालय वगैरह की जानकारी दे सकते हैं कि हिमालय की सीमाएं कहाँ कहाँ तक लगती हैं, कहाँ से उनका निर्माण हुआ है, उनका कैसे निर्माण हुआ है। दक्षिण के पठार बता सकते हैं कि वो विश्व की जो सबसे पुराने पठार कहे जाते हैं वो। ठीक है, द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, और जो तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, उनके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के संदर्भ में उद्देश्य निर्माण, यानी कि हम बच्चों के व्यवहार में उसका चेंजेस क्या देख सकते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे पता चलेगा इसके अंतर्गत कि धरातलीय विविधताएं क्या हैं। धरातलीय विविधताओं में क्या आता है हमारे कि समुद्र वगैरह कितने हैं उनका पता चल जाएगा, द्वीप कितने हैं हमारे यहाँ पे वो पता चल जाएगा बच्चों को। विविधताएं बहुत सारी होती हैं, जैसे कि सिर्फ यही नहीं होती कि समुद्री और द्वीप हो गया, हमारे यहाँ पे विभिन्नताएँ हमारी मिट्टी में भी पाई जाती है। इंडिया में हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में ही बहुत सारी मिट्टी मिलती है। पूर्व में अलग मिलेगी, दक्षिण में अलग प्रकार की मिट्टी मिलती है, उत्तर में अलग और दक्षिण में अलग मिलती है। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी, अलग अलग प्रकार का पानी, अलग अलग प्रकार का रहन सहन, और हर चीज़ में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों को इसका ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद आता है हिमालय पर्वत की विभिन्न शाखाएं पता चल जाती हैं बच्चों को। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं हिमालय के बारे में, तो उनकी शाखाएं भी उनको पता चलेंगी कि भाई कौन कौन से शाखाएं हैं हिमालय की आती हैं, उनके नाम अलग अलग कौन कौन से हैं, और वो किस वजह से उनके नाम रखे हैं, और उनकी हाइट वगैरह क्या है, वो कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, कब बने हैं। तो इस बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में होते हैं, तो उनको वो डाउट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आता है हिम नदियों का ज्ञान हो जाता है, कहाँ से हमारी हिम नदियाँ आती हैं, पिघल के बर्फ़ कहाँ से आ रहा है, असल में नदियों में से पानी आ कहाँ से रहा है। तो क्वेश्चन ये हर किसी को डाउट रहता है कि भाई नदियों में से पानी रुक ही नहीं रहा है। बच्चों को रहता है कि भाई कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, मतलब पानी आता ही जा रहा है या कभी सूख ही नहीं रही है नदियाँ, ऐसा क्यों। तो उसका जो है बच्चों को पता चलेगा कि जो हमारी बर्फ़ है वो पिघल रही हैं, उनका सोर्स क्या है, असली जो है मेन सोर्स कहाँ से आ रहा है। तो उनको भौगोलिक
उनको जब वो स्थिति पढ़ेंगे भारत की, तब उनको पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है। फिर आता है भौगोलिक भाषा सरलीकरण। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हमारे भौगोलिक जो भाषा है हमारी एक थोड़ी सी टफ है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है हमें तो वो ईजी लैंग्वेज में पढ़ाए तो हमें उसको एक ईजी सा हो जाता है कि अगर हम बुक अकेले पढ़ने की कोशिश करें ना ज्योग्राफी को, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कभी हमें पता चल रहा है कि उसमें लैंग्वेज, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। हिस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज है, ज्योग्राफी की अपनी एक लैंग्वेज है, पॉलिटी की अपनी एक लैंग्वेज है। हर किसी सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है। ऐसे ही ज्योग्राफी की जो लैंग्वेज है उसको बच्चे के लिए ईजी हो जाएगा समझना, वो हर एक चीज़ समझ पाएगा ज्योग्राफिकल। उसके बाद आता है दक्षिण पठार का महत्व, उसको पता चलेगा दक्षिण में जो पठार हैं वो क्या काम आते हैं, यानी कि वो हमारी किस चीज़ में सहायता कर रहे हैं वो पठार, या फिर वो कैसे बने हैं, कब बने हैं, ये सब कुछ हमें जानकारी हो जाएगी। द्वीप समूह का महत्व क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं हमने, जो भी हमने पढ़ाते हैं उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, बच्चे सीख सकते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गया, जो हमारी नीलगिरी, विंध्या पर्वत, सतपुड़ा, अरावली पर्वत जो हैं, पर्वतों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो बच्चों के अंदर मतलब गंगा वगैरह का भी जान हो जाएगा, जो नदियाँ बह रही हैं वो कैसे बह रही हैं, हर चीज़ का मतलब उनको ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है उनको ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि क्लास में बच्चे कैसे कर सकते हैं, टीचर उनके साथ कनेक्ट होकर किस तरीके से ईजी वे, उसको ईजी वे कर सकते हैं। तो उनको ईजी करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहला आता है ग्लोब। हम उनको ग्लोब के माध्यम से ज्योग्राफी को, सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि उनको ग्लोब के द्वारा पढ़ाया जाए ज्योग्राफी को, क्योंकि ज्योग्राफी में हमारी मैपिंग होती है। अब उस मैपिंग के लिए हम क्या करते हैं कि मैपिंग से बच्चों को उनके उसमें पॉइंट लगा के उसको बता सकते हैं जो वहाँ पे, कि यहाँ पे इंडिया है, ये पूरा वर्ल्ड है, और यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पे कौन सा देश है, किस देश से कौन सा देश जुड़ा हुआ है, किस देश की स्थिति कैसी है, किस देश को, मतलब अलग अलग देशों को समझाना आसान हो जाता है। और वहाँ की जो मैप पे जो है हमें छोटे से उसमें दिख जाता है ग्लोब पे, कि हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी जो गोल है वो असल में होती कैसी है और हम कहाँ किस स्थान पे हैं। हमें ज्योग्राफी के थ्रू ही पता चलता है कि आज की डेट कैसे रखी गई है, आज का जो टाइम हो रहा है वो किस वजह से कितना हो रहा है यहाँ का टाइम, और विदेश का टाइम जो है वो चेंज कैसे है, उसमें इतना चेंज कैसे आ रहा है। जो हमारा सूर्य की गति है उस वजह से, जो पृथ्वी घूम रही है उसकी गति की वजह से, तो ये सब कुछ हमें इसकी जानकारी से होता है। ठीक है, उसके बाद पता चलता है मानचित्र की सहायता ले सकते हैं हम। अब एक क्लास में हम अगर मानचित्र लगाएं तो बच्चे डेली उस मानचित्र को देखेंगे, ताकि मैप को जब देखेंगे ना तो मैप उनको लर्न सा हो जाएगा। और जब वो कलरफुल दिखता है ना उसमें स्टेट उसके, आज मतलब कि बच्चे, टीचर पता है कई क्या करते हैं ना कि उनको रट्टा लगवाने की कोशिश करते हैं कि राज्य और राजधानी याद करके आओ, लेकिन उसके बजाय अगर उनको मैप लगा के पढ़ाया जाए क्लास में, उनको बताया जाए राज्य राजधानी यहाँ पे है और इस चीज़ को लिखो और याद करो, तो वो देखेंगे। जो देखता है ना बच्चा वो ज़्यादा जल्दी करता है। ठीक है, उसके बाद आता है उसके बारे में नमूना तैयार करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है। पहले कोई भी मॉडल वगैरह बना सकते हैं बच्चे अपनी हेल्प से, वो मैपिंग वगैरह हैंडमेड बना सकते हैं कि भाई हाथों से मैपिंग बना रहे हैं बच्चे। उससे क्या होगा कि उनका इंडिया का मैप जो बनाना आएगा वो उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है, और उनको याद भी अच्छे से हो जाए। बच्चों को ड्राइंग पसंद होती है, पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि उनको ड्राइंग के ज़रिए उनको पढ़ाया जाए। और अगर जहाँ पे हो सकता है क्रिएटिविटी हो सकता है तो वहाँ पे क्रिएटिविटी के द्वारा पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है बच्चे के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा सीखने को मिलता है वहाँ पे। ठीक है, और ग्लोब की हेल्प हो गई हमारे, और ग्लोब से हमारा ना आकार वगैरह भी पता चलता है कि किस देश का आकार कैसा है, किस देश का नहीं है, वो टीचर बताता है, उनको समझाता है। तो यही है कि मेन तो यही 3 आते हैं ज्योग्राफी में पढ़ाने के लिए। लास्ट पॉइंट आता है हमारा मूल्यांकन। फिर आते हैं हम इवैल्यूएशन करते हैं बच्चे का, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में किया था। लास्ट में जब बच्चा सारा टॉपिक कर लेता है, उस चीज़ के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है, तो इवैल्यूएशन करके उसका हम पता लगाते हैं कि वो बच्चा किस स्तर तक पहुंचा है। इवैल्यूएशन 3 प्रकार का होता है, निबंधात्मक, लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ। तो सबसे पहले है ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे कि भारत की भौतिक विशेषताएँ लिखें, दक्षिण के पठार का विस्तार से लिखें,
भारत के समुद्र तटीय मैदान का वर्णन करो। भारतीय द्वीप समूह का विस्तृत वर्णन कीजिए। सतलुज गंगा मैदान की विस्तृत जानकारी दीजिए। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। फिर आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे उत्तर पर्वतीय प्रदेशों पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणियाँ वगैरह हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हिमालय की पूर्वी तथा पश्चिमी शाखाओं के विषय में क्या जानते हो। सतलुज गंगा मैदान पर संक्षिप्त लेख लिखिए। पश्चिमी घाट पर एक संक्षिप्त नोट। पश्चिमी तटीय मैदान पर अपनी समझ प्रस्तुत करें। द्वीप समूह के विषय में आप क्या समझते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऐड किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 3 टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे। फिल इन द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक्स कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत को धरातल के आधार पर मुख्य कितने भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति डैश वर्ष पहले हुई थी। हिमालय की पूर्वी तथा पश्चिमी शाखाओं को डैश कहा जाता है। सतलुज नदी का मैदान मुख्यतः डैश व डैश राज्य में स्थित है। तो ये सब कुछ जो है फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर आता है ट्रू फॉल्स का। ट्रू फॉल्स में हम पूछ सकते हैं कि विंध्य पर्वत नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है या नहीं है। उड़ीसा के तटीय मैदान की लंबाई 800 किलोमीटर है या नहीं है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है या नहीं है। और पूर्वी घाट टूटी हुई पहाड़ियों का एक श्रृंखला है या नहीं। तो ये ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और क्वेश्चन किया पूछा जाता है। जैसे हिमालय पर्वत का आकार क्या है। चापाकार हो गया, त्रिभुजाकार हो गया, गोलाकार हो गया, आयतकार हो गया। तो इसमें हम बता सकते हैं कौन सा आकार है उसका। फिर आता है कश्मीर के उत्तर पूर्व में स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। गंगा हिमालय, गंगोत्री हिमालय, कश्मीर वगैरह जो भी मतलब कि इनके ना हम क्वेश्चन के अलग अलग टाइप से बच्चों को पूछेंगे तो उसमें इंटरेस्ट बच्चे का आता है और उससे बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हैं कि बच्चा किस स्तर पे अब वो पहुंचा है। हमने कितनी उसमें उसका स्तर जो लेवल है उसका वो कहाँ तक पहुंचा है। और तो ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में आता है। तो पॉइंट मैंने बता दिए, इसको अपने तरीके से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।